इसको अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये तीन आयोगों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों में लगभग सिमिलरिटी है या तीनों एक ही जैसे हैं। अगर मैं इसको साइलेंट मोड में लगा दूं कहीं इसमें आवाज ना। देख, ये तीन आयोग हम लोगों को पढ़ना है। तीनों हम एक साथ इसलिए लिखे हैं कि तीनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, अध्यक्षों की, तीनों का कार्यकाल जैसा, तीनों के फंक्शन एक जैसे, सब कुछ इसमें सिमिलर है। बस खाली डिफरेंस ये है कि यह अनुसूचित जाति के लिए काम करेगा, यह अनुसूचित जनजाति के लिए काम करेगा, और ये ओबीसी के लिए काम करेगा। तीनों का उद्देश्य एक है, तीनों का उद्देश्य कॉमन है। ये इनके हितों का संरक्षण करेगा, इनसे संबंधित पॉलिसीज का इवैल्यूएशन करेगा, और पॉलिसीज अगर सरकार ने कोई नीति इनके लिए बनाई है उसमें क्या बेटरमेंट कर सकते हैं उसका इवैल्यूएशन करेगा, उसको सरकार को रिकमेंडेशन करेगा। या इन जातियों के साथ अगर कोई अत्याचार होता है, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर गवर्नमेंट की बनाई गई स्कीम इन जातियों तक नहीं पहुंचता है तो गवर्नमेंट उसमें क्या आवश्यक स्टेप्स ले जिससे कि उनकी स्कीम इन वर्गों के हितों का संरक्षण कर सके। बस अंतर इतना है कि एससी के लिए काम करेगा, ये एसटी के लिए काम करेगा, ये ओबीसी के लिए काम करेगा। अब जैसे अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई मामला हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लेखपाल में जो भर्ती आई थी उसमें आरक्षण को लेकर के एक मामला था। पहली बार जब आरक्षण दिया गया तो 700 पोस्टें आई, फिर जब लोगों ने हल्ला मचाया कि भाई जब 8000 पोस्टें हैं और 27% सीटें रिजर्व हैं किसके लिए, ओबीसी के लिए, तो सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। फिर सरकार ने उसको रद्द किया और नया विज्ञापन जारी किया और उसमें 2100 कुछ पद दिया। ठीक है, यानी कि अगर किसी के भी राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो ये आयोग क्या करते हैं, उस मामले को उठाते हैं। है बात समझ में? अब देखिए, सबसे पहले समझिए इन आयोगों की जरूरत क्यों है। जब ऐसे पढ़ेंगे तब हमेशा समझ में आएगा कि आखिर ये आयोग बनाने की जरूरत क्यों है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू इक्वलिटी देता है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है। कहना और करने में अंतर होता है। अंतर होता है। गवर्नमेंट थोड़ा उसमें वो करती हो, लेजी दिखाती हो या पक्षपात करती हो तो उनको टाइट करते हो। नहीं, टाइट इनकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती ही नहीं है, ओनली आर एडवाइजरी इन नेचर। गवर्नमेंट हैव नॉट बाउंड टू फॉलो या रिकमेंडेशन इनकी मानने के लिए बाध्य नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड नहीं है। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो आपके राइट टू इक्वलिटी दिया गया है तो उसको आप इंश्योर कैसे करोगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म। आपने कहा ये राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, प्रतिष्ठा और की समानता हो या राइट टू इक्वलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन ये चीज इंप्लीमेंट कैसे होगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसको सुनिश्चित कौन करेगा, इसका इवैल्यूएशन कौन करेगा, मूल्यांकन कौन करेगा, इसके लिए आपको एक बॉडी की जरूरत है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी और ऋग्वेद पढ़ा होगा। ऋग्वेद में एक पुरुष 10वां मंडल है ऋग्वेद का, कि जिसका पुरुष सूक्त कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि विराट व्यक्ति से, हाँ, पुरुष से, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पैर से, है ना, ये
जान से वैश्य और पैठ से शूद्र, ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहाँ से थी? वैदिक काल से स्टार्ट होती है, फिर आते आते उत्तर वैदिक काल आते आते फिर मौर्य गुप्ता जाते आते ये एक पूरा समाज आने की उत्तर वैदिक काल से ही समाज क्या हो गया? डिवाइड हो गया। आने की इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम ये है, इनका काम ये है। ठीक। अच्छा, पहले ये चीज़ कास्ट सिस्टम इस तरह से नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कोई एक काम नाई का कर रहा है, नाई का उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। और क्या हो गया? कास्ट सिस्टम भारत में डेवलप हो गया। उसमें जो दो वर्ग थे, खास करके एक वर्ग था जिसका नाम था शूद्र। तो शूद्रों के पास ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना ही उनके बराबरी का दर्जा था, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी रखने या होल्ड करने का कोई वो था। उनका घर गांव के किनारे बनाए जाते थे। और आज भी ये सत्य है कि अब तो जो शहर की हम बात नहीं करते, लेकिन आप लोग गांव से जुड़े होंगे, जितने भी ये छोटे कास्ट के लोग जो शूद्र कहते थे, उनके जो घर होते हैं आज भी, जैसे जो संवर लोग रहते हैं, उनका घर क्या होता है? किनारे होता है गाँव के। उनका घर आज भी बीच में नहीं होता है। शहर में भले ही लोग मकान ले लें, प्लाट ले लें, एक बात अलग है, लेकिन उनके घर क्या होते हैं? गांव के किनारे होते हैं। आज भी आज भारत में आप देखो ये चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि समाज में हम उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। यानी कि कोई ऐसे बहुत सारे वर्ग थे, इन वर्गों में चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ये वर्ग ऐसे थे जो समाज की मुख्य धारा से क्या हो गए? विकास से दूर हो गए। अब जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक है डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तक आपके संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? सर हम अपने मूल अधिकारों को तो जानते हैं, लेकिन हम का मूल ये है कि जो राइट्स मिले उनके लिए कुछ आपका कहते हैं, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है सर। भाई वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आप बता रहे हो। हम डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। इसके बेसिस पे राज्य को रिकमेंडेशन कि आप ये करें, हाँ। नहीं करें तो इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर सकते हैं हम। ये मतलब नहीं है हमारा, पूछने का ये मतलब नहीं है। हम उसके नेचर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करना, समाज को क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करना, सोशल वेलफेयर है। इसका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो इस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर स्टेट। इसका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जहाँ पर जो वर्ग दबे कुचले हैं, पिछड़ गए हैं, विकास की मुख्य धारा से दूर हो गए हैं, उनको हमें विकास की मुख्य धारा में ले आना है। आने की उन लोगों का हमें कल्याण करना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सरकार इन प्रावधानों को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट इसी से इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट, यह सरकार के लिए एक दिशा निर्देश है कि आप इन नीतियों का क्या करें? फॉलो करें। इन नीतियों के अनुसार अपने कार्यक्रम बनाएं, इन प्रावधानों के तहत अपने प्रोग्राम को लॉन्च करें कि जिससे जो वर्ग किसी भी कारण से समाज के विकास के मुख्य धारा के हाशिए पे चला गया था, उसको विकास की मुख्य धारा में ले आएं और इनके जीवन को अपलिफ्ट करें। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो बुनियादी जरूरतें हैं वह हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारा ये जो राज्य है यह कल्याणकारी राज्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट 60 साल वाला पेंशन देती है। जो बुढ़े हैं, जो विकलांग हैं, लूज हैं, लंगड़े हैं, इनको सरकार क्या देती है? पेंशन देती है। जो वर्ग पीछे हैं, जो अपनी फीस नहीं जमा कर पाते हैं, सरकार उनको स्कॉलरशिप देती है।
यानी कि ये जितने भी प्रोग्राम सरकार लॉन्च करती है यह जनता के हितों के संरक्षण के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए। मतलब कहने का है कि समाज में जो वर्ग पीछे रह गया है उनको क्या करना है, गवर्नमेंट अपने स्कीम के माध्यम से, अपने पब्लिक असिस्टेंस के माध्यम से, लोक सहायता के माध्यम से क्या करना है, इनके जीवन को अपलिफ्ट करना है। हमें एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक, तो अब बात आती है कि इनका उद्देश्य भी यही है कि जो जातियां, चाहे वो SC वर्ग में हो, चाहे ST वर्ग में हो या OBC वर्ग में हो, जो जातियां किसी भी कारण से पिछड़ गई हैं, उनके बेटरमेंट के लिए उनको हम कौन से प्रोग्राम कैसे, या उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको लॉन्च करने में, उनको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, धरातल पे लाने में क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उसकी मॉनिटरिंग करना, इन वर्गों को, लोगों का शोषण ना हो, इनके अधिकारों की रक्षा हो, इसलिए इन संस्थाओं का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है, इन जातियों के कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए, इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इनको काम करना है। आई बात समझ में? आखिर इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है, इन वर्गों के SC हो चाहे ST हो चाहे OBC, तीनों अलग अलग काम करते हैं। पहले ये दोनों आयोग एक में थे, ये दोनों आयोग क्या थे, एक में थे, आर्टिकल 338 में थे, फिर एक को 338 में किया गया, इसको 338A में किया गया और इसको 338B में किया गया। ये इनके आर्टिकल। पहले ये दोनों आयोग SC और ST आयोग एक था, पहले ये आयोग नहीं थे, पहले इनके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, वो पूरा भारत में देखता था क्या क्या इनके साथ हो रहा है, क्या इनकी प्रॉब्लम है। फिर बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, उसके बाद एक आयोग बनाया गया। फिर उस आयोग में जो एक आयोग बनाया गया SC ST के लिए कि जो इनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, बाद में उस आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और फिर बाद में इन दोनों आयोगों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, SC आयोग अलग और ST आयोग अलग। ठीक है, फिर इनका हम लोग बात करेंगे पावर क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनके कार्य क्या हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा पहला जो समझाने का उद्देश्य ये था कि पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, आखिर ये आयोग क्यों बनाए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। ऊपर ऊपर पढ़ लेने से क्या होता है, वो 10 दिन में क्या हो जाएगा। भगवान ने कितने कान दिए हैं, 2, एक सुनने के लिए और एक निकालने के लिए, मतलब एक तरफ से आए और एक तरफ से जाए। रुके नहीं रुकेगा तो भाई। एक होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर, ठीक है। ऑल क्लियर का मतलब सब सफा, एक तरफ से आया और एक तरफ से बाहर, इनपुट बराबर आउटपुट, बैलेंस बराबर 0, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्यों नहीं आया सर? तुम्हारे साथी साथी कहाँ गए? वो लोग विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको डिक्टेट कर दे, लिखवा दें भाई। आप लोग सभी लोग यार एक बेयर एक्ट खरीद लो, समझ गए कि नहीं? आप लोग क्या करें, बेयर एक्ट खरीद लें। बेयर एक्ट जानते हैं ना, संविधान का बेयर एक्ट 300-400 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलता है? 350। वो वाला लेना जो दोनों लैंग्वेज में हो, डिगलाट यानी कि द्विभाषी वाला लेना, एक तरफ हिंदी और एक तरफ अंग्रेजी, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के वर्ड जो होते हैं बेटा वो समझ में थोड़ा कम आता है, इसलिए इंग्लिश वर्जन और हिंदी दोनों एक साथ लेना, यानी कि दुभाषी वाला ले लेना। खाली हिंदी भाषी वाला मत लेना, ज़्यादा अंतर नहीं पैसे में होगा, 100-150 रुपये का अंतर होगा, तो दोनों भाषा में ले लीजिएगा। समझ में आया? चलो भाई लिखवा दें आप लोगों को, कुछ पढ़ा लिखा दिया जाए।
पिछड़ा वर्ग SC, चलो लिखो भाई। जिस तरह से खाना बनाए उस तरह से हम लोग भी बनाते हैं, उस तरह से हम लोग भी बना लेंगे। नहीं, वो हमने समझाने के लिए लिखा है, समझने के लिए करना हो तो लिख लो, हम तो अलग अलग लिखवाएंगे ना। लिखिए, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, हेडिंग डाल लीजिए, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC, या अनुसूचित जाति आयोग भी कह सकते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये हेडिंग हो गई, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के, बेटा ऐसे 3 पार्ट में मत करो, लंबा लिखना है, वो तो समझाने के लिए मैंने किया था, आप पूरा ऐसे लिखो, पैराग्राफ करके लिखो। जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 लिखा हुआ है सामने, 338 के अंतर्गत किया गया है। आइए के अंतर्गत किया गया है, बैठिए, लिख लिया? आगे लिखिए, अनुसूचित आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का उदय, अनुसूचित जाति आयोग का उदय, उदय का मतलब शुरुआत, उदय नहीं समझ पाते हो, राइजिंग, क्या बात करते हो? इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, अंग्रेजी मीडियम है आप लोग, बताए नहीं आप लोग, बताए नहीं आप लोग, बता देना चाहिए था भाई। हाँ ठीक है, चलिए लिखिए, हिंदी वाला अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। वही कर रहे हो क्या बैठ के? अच्छा ठीक है, नहीं आजकल तो टूल्स भी है, आप बोलते जाओ इंग्लिश में ट्रांसलेट होता चला जाएगा। हाँ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो AI का ज़माना है भाई, है कि नहीं? किसी की नकली फोटोज ऐसे AI जनरेट कर दो, पता नहीं चलता है। सर मेरा किए हैं तो मुझे दूल्हा बना दिए हैं, दूल्हा बना दिए हैं, पता ना कहाँ से कौन सी लड़की ला के जमाल भी करा दिए तुम्हारी, बढ़िया तो है। ग्रुप में वो वायरल कर दिया। तब मिठाई खिलाओ बच्चों को यार, तुम्हारी शादी हो गई, कह दो ये मिठाई AI वाली है, रियल वाली बाद में खिलाएंगे। हाँ और क्या, कंजूसी मत करो भाई, 1 किलो लड्डू की तो बात है, 1 किलो मट जाएगा। लिखिए, चलो बेटा लिखो, मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में, अनुसूचित जातियों SC ST लिख लिया करिए, जब हम अनुसूचित जाति बोलें तो SC लिख दिया करिए, और जनजाति बोले तो ST लिख दिया करिए, SC ST, ठीक है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता था, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, करता था लिख लो, करता था, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता था जो SC और ST
जातियों के एससी और एसटी जातियों के संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, संवैधानिक संरक्षण से संबंधित, जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे, से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे। सर पॉलिटिक्स है, हाँ पॉलिटिक्स हाँ, इसमें क्या मतलब टॉपिक पढ़ा है? एससी एसटी एंड ओबीसी आयोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले एससी आयोग पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी। कहाँ तक लिखे भाई आप लोग? निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे या राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे, ऐसे लिख लो। प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। रिकमेंडेशन, इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख लिया ना पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आप समझिए ओरिजिनली क्या था, जितना लिखाए हैं इसका मतलब समझ लीजिए 1 मिनट में। ओरिजिनली आपके संविधान में इन तीनों आयोगों का कोई उल्लेख नहीं था। देयर इज नो मेंशन दिस टाइप ऑफ कमीशन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर, जैसे मूलतः आने की इनिशियली वन ऑफिसर, एक अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द एससी एंड एसटीज, जो संविधान के अंतर्गत एससी और एसटी के संवैधानिक संरक्षण या उनके हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे, उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए एक स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था, जो इन जातियों से संबंधित जो सरकार स्कीम लॉन्च करती थी या जो इनके अधिकार संविधान में दिए गए थे, उनसे संबंधित मामले की जांच पड़ताल करना और साल में आने की प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसको देना? राष्ट्रपति को सौंपना। ये मूलतः क्या था? आपके संविधान में प्रावधान किया गया था। समझ में आया? या स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एससीज एंड एसटीज, दिस आयोग या दिस ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया after evaluation of program, policies and constitutional protection under our constitution every year to the president of India। ये इसका पूरा होल शोल। अगला आपने नेशनल कमीशन फॉर एससी लिखा है। हाँ हाँ, नहीं तो पहले बेटा दोनों एक ही में था माय डियर, दोनों एससी एंड एसटी आयोग बोथ आर कंबाइंड। आफ्टर अभी 2003 में अलग होगा, 3 एक्ट 4 में अलग हो जाएगा। पहले इसीलिए मैं लिखा, हमने क्या लिखा है कि आयोग का उदय, एससी आयोग का उदय है। बात समझ में? हमने क्या लिखा है? राइजिंग ऑफ एससी आयोग, मैंने वही तो लिखा है यार। ये कहाँ से कैसे, पहले ही नहीं था जो आयोग है ये पहले, तो इसका जो बेसिक्स जहाँ से था वहीं से स्टार्ट करेंगे ना बेटा। पैराग्राफ चेंज करिए। इस साल गोरखपुर नहीं गए? लिखिए 1978 में 1978 में सरकार ने एससी और एसटी, सरकार ने एससी और एसटी जातियों के लिए, एससी और एसटी जातियों के लिए एक गैर संविधिक लिख लेंगे ना, गैर सांविधिक गैर संविधान की मीनिंग क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। काहे घुसा दिया? क्या हो गया?
नॉन स्टैट्यूटरी, संविधिक का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन हो जाएगा तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की, और एससी और एसटी आयुक्त, एससी एंड एसटी आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्व में आया। एससी एंड एसटी आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्व में आया। कमिश्नर जो स्पेशल ऑफिसर था, इसी को बाद में कमिश्नर कह दिया गया। तो दो, एक तरह से दो बॉडी काम करने लगी, कमिश्नर उधर है और एक बहुसदस्यीय बॉडी अलग से है। आगे लिखिए, आप पैराग्राफ चेंज करिए। 1987 में सरकार ने 1987 में सरकार ने आयुक्त मतलब SC/ST आयुक्त के, सरकार ने SC/ST आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर SC/ST आयुक्त, सरकार ने SC/ST आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। ठीक, अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1990 में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जात SC एंड ST के द्वारा SC एंड ST जातियों के लिए अनुसूचित जाति संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। एक उच्च बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। ठीक, आगे लिखिए। पुनः 2003 में 89 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 89 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा SC और ST आयोग को
अलग करके अलग कर दिया गया, एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया, एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। एससी आयोग को आर्टिकल 238 में और एसटी आयोग को 238 ए में रखा गया। आगे पढ़ा लीजिए। 338 हाँ 338 लिखो, आगे लिखिए। एससी आयोग को 338 में और एसटी आयोग को 338 ए में रखा गया। अब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। समझ में आया? यस सर। और ओबीसी को एसटी 338 भी, हाँ ओबीसी हाँ, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों को तो निपटा लें। ठीक है, ये बात समझ में सबको आई कि नहीं? एक चीज़ ध्यान दिया करिए, टाइम से क्लास में आ जाइए। अब जितनी चीज़ें हमने समझा दी हैं शुरू में, अब वो तो गया। आप जब 20 से आओगे, नहीं आपकी हम बात नहीं कर रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। आई एम नॉट मेंशन दिस वर्ड स्पेशली फॉर यू, आई टॉक जनरली। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि क्लास में दो चीज़ें हमेशा मेंटेन रखिए। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकेंड थिंग इज राइट समय पे आप अपने संस्थान में आ जाए। ये दो चीज़, टाइम की पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन आर नेसेसरी फॉर बिकम अ ऑफिसर। ये दो चीज़ें अगर आप में नहीं है, आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो और आपकी टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, खाली किल योर टाइम। मेरा अपना पर्सनल जो अनुभव इतने सालों का है, बस मैं इतना ही कहूँगा। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान दीजिए। जब आप किसी भी काम को करें लाइफ में, जब वो काम आपकी पहली प्रियॉरिटी बन जाए, सोते जागते उठते बैठते जब वो लक्ष्य आपको दिखने लगेगा, तभी आप पढ़ोगे। उस लक्ष्य के लिए आपको क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। ये साइड बिजनेस नहीं है, इट इज़ नॉट ए साइड बिजनेस। आपको पता है देश की पॉपुलेशन 140 प्लस करोड़, या हम मान के चल रहे हैं 150 करोड़ मान के चल रहे हैं, हो सकता है कम भी हो, आई एम नॉट गिव द एग्जैक्ट डेटा, बट लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या में हमें फाइट करना है। यूपी की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 25 के आसपास हो गया होगा, क्योंकि लगभग 20 साल होने वाले हैं। 11 की जनगणना है, 10 में हुई थी और 30 आने वाला है, 27 तो 26 तो चल ही रहा है, आने की 18-19 साल हो गया, 17-18 साल। क्या इन सालों में क्या 4 करोड़ जनसंख्या नहीं बढ़ी होगी? 5 करोड़, कम से कम 25 करोड़ हैं। पोस्टें कितनी आती हैं? 700, 800, 500, उसमें भी आरक्षण, इतनी महिलाएं, इतना एससी, इतना एसटी, इतना ओबीसी, तो सीटें बचती कितनी हैं? बात को समझें आप लोग। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे और टारगेट के अकॉर्डिंग लक्ष्य को नहीं भेदोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप अपने भी समय को बर्बाद करेंगे और अपना जीवन भी, दोनों चीज़ें हैं। इसलिए लाइफ में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। अपने काम की प्रियॉरिटी, फर्स्ट प्रियॉरिटी, अगर आप पढ़ रहे हो तो जम के पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो नाम गिनाने के लिए ना पढ़ो। मेरा कहना है सबसे है, हम किसी बच्चे के लिए नहीं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ऊपर वाला, जिसको जिस भगवान को भी आप मानते हो, आपको कभी आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। अगर आप अपने ही साथ चीट करोगे तो फिर कैसे काम होगा? और टाइम की पंक्चुअलिटी ध्यान दें। अगर 9:30 मेंशन है तो 9:30 पे एंट्री ले लेनी है। लेट 1 दिन हो सकता है, महीने में 2 दिन हो सकता है, 4 दिन, ये हम भी मान सकते हैं। हम भी 10-5 मिनट कभी लेट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी कभार हो सकता है, नॉट रेगुलर मैनर। ये चीज़ें रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। कभी कभार हो सकता है भाई, साइकिल पंचर हो जाए, बस ना मिले, ऑटो ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो आप घर से 10-15 मिनट का मार्जिन लेके चलिए। अगर हमें आधे घंटे लगता है तो हमें 45 मिनट का टाइम लेके चलना चाहिए कि अगर 10-5 मिनट गाड़ी नहीं मिली, कुछ बात होगा तो डिस्टेंस कवर हो जाए। इस बात का ध्यान दें आप लोग, ठीक है? और टाइमली आ जाएं। कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। 9:30 का मतलब 9:30 आप लोग आने का प्रयास करें, कोशिश करिए, आ जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आखिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, टाइम से तो जाते हैं, इसको भी वही मान लीजिए।
है कि नहीं? आ जाएंगे। आप कोशिश करिए, क्योंकि बेटा एक चीज़ को बार बार रिपीट हम लोग नहीं कर पाएंगे, और जब 20 से क्लास आप कैरी करते हो, आज ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। आज जो चीज़ें एक बार भूल जाती हैं फिर वो पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान दें, बीता हुआ कल कभी आता नहीं है। लिखिए आगे। वर्ष 2004 में पृथक मतलब अलग, पृथक SC/ST आयोग अस्तित्व में आया। वर्ष 2004 में पृथक का मतलब अलग अलग, SC और ST आयोग अस्तित्व में आया। यानी कि जो आज SC और ST आयोग अलग अलग काम कर रहा है, यह कब अस्तित्व में आया? 2004 में आया। इतना कहने का मतलब था। अब हम लोग बात करेंगे, लिखिए, आयोग की संरचना। आयोग की संरचना मतलब कौन कौन कितने मेंबर होते हैं, ये कहने का मतलब है। लिखिए, आयोग में एक अध्यक्ष, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। 3 अन्य सदस्य होते हैं। 3 अन्य। हाँ? आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए नियुक्ति, क्या लिखेंगे? नियुक्ति लिख लीजिए। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश एवं मुहर लगे आदेश, राष्ट्रपति लिख लो, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सर, आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाँ एक मिनट, और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बताइए। स्टेट SC/ST कमीशन भी होते हैं क्या, केवल नेशनल? नहीं, अभी तो नेशनल ही है। लेकिन ये सर्टिफिकेट बनता है तो हाँ। जैसे OBC है तो सेंट्रल लिस्ट में वो OBC है कि नहीं है, स्टेट लिस्ट में OBC है नहीं, 2 बेसिस पे। हाँ है ऐसा, जैसे वो राज्य वाइज है कि राज्य में जो बनता है वो 2 सर्टिफिकेट बनता है। स्टेट का प्रोफार्मा अलग होता है, केंद्र का प्रोफार्मा अलग होता है। 2007 में ये चीज़ हमको भी नहीं पता था। जब मैं 2007 में SSC एग्ज़ाम पहली बार दिया था, आज के 19 साल पहले, तो हमने क्या किया था, ये मुझे नहीं पता था कि केंद्र का प्रोफार्मा अलग होता है, स्टेट का प्रोफार्मा अलग होता है। तो हमने क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट वाला मैंने जात प्रमाण पत्र बनवाया था, उसी जात प्रमाण पत्र को हमने लगा दिया। तो आयोग से लिख करके आया कि आपने जो OBC आयोग का, हमें OBC में आते हैं, OBC का जो आपने लगाया है सर्टिफिकेट, यह हमारे प्रोफार्मे पे नहीं है, इसलिए आपको जनरल में कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हमारे नंबर 140-42 के आसपास से 200 में, और कट ऑफ 110 के आसपास गई थी, जनरल की 122 गई थी। तो हमको उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपकी जो कैटेगरी आगे हम काउंट करेंगे वो जनरल में करेंगे, क्योंकि आपने OBC प्रमाण पत्र स्टेट फॉर्मेट पे लगाया, मेंशन करके स्टार बना करके नीचे लिख करके एडमिट कार्ड उन्होंने भेज दिया। आई बात समझ में? तो और हाँ, तो और हमारे साथ के 2-3 फ्रेंड और थे जो OBC में क्वालिफाई किए थे, उनको आयोग ने फॉर्म कंसीडर नहीं किया और यही लेटर उनको भेज दिया कि आपने जो OBC प्रमाण पत्र लगाया था वो राज्य सरकार का है, इसलिए आपके अभ्यर्थन को रद्द किया जाता है। और उनको क्या कर दिया गया, उनका एडमिट कार्ड आयोग ने इशू नहीं किया। और जो लोग जिनकी मेरिट ज़्यादा थी, जनरल में आ सकते थे, उनको जनरल में कंसीडर कर लिया। जैसे मतलब UPSC वैकेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट का
मतलब सर्टिफिकेट उसका अलग बनता है, दोनों के प्रोफार्मा अलग अलग है। चलो भाई, आप क्या पूछ रहे थे? आप क्या पूछ रहे थे? मेरा क्वेश्चन हो गया। मैंने वही बोला था कि स्टेट इसका कमीशन कोई होता है कि नहीं? अगर स्टेट कमीशन होता होगा तब तो गवर्नर उसको अपॉइंट करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर ये डिसाइड कैसे होता है? ये गवर्नमेंट ही करती है कि हमारे यहाँ ये स्टेट लिस्ट में है ये? हाँ, वो राज्यपाल बाय नोटिफिकेशन कि ये इन जातियों को, जैसे सरकार फैसला लेती है, रुक जाए, तो कैबिनेट होता है, आपकी गवर्नमेंट होती है, फैसला लेती है कि ये इन जातियों को हम इस कैटेगरी में रख रहे हैं। लोग डिमांड भी करते हैं, जातियां डिमांड भी करती हैं कि हमको एससी में कर दीजिए, हमको ओबीसी में कर दीजिए। ये जातियां डिमांड भी करती हैं कि सरकार इनका मूल्यांकन करके कितना इनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में है, कितना राजनीति में इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, फिर उस आधार पर सरकार निर्णय लेकर के अपना कैबिनेट निर्णय लेता और राज्यपाल उसका क्या कर देते हैं, नोटिफिकेशन से घोषित कर देते हैं। क्यों हंस रहा है? नहीं, हम हंस रहे हैं, कुछ नहीं। अब लिखिए, आगे लिखिए। आयोग के अध्यक्ष, अगला पॉइंट लिखिए। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेवा शर्तें, कार्यकाल, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितना कार्यकाल होता है इनका? 6 वर्ष नहीं भाई, 6 नहीं होता है। 65 वर्ष की उम्र तक 5 वर्ष होगा। जो बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ। कि 3 साल? कोई एक हो नहीं जाएगा। लड़ाते रहो। 3 साल नहीं सर, 5 साल नहीं सर। 6 साल हो या 65 साल 60 वर्ष पूरा हो। जरा एक बार गूगल से चेक कर लो जो बात हमसे कह रहे हो, जरा एक बार चेक कर। प्रेसिडेंट 3 साल ही होता है। देख लो या प्रेसिडेंट के हाँ? कितना है? 3 साल। इनका कार्यकाल कितना होता है लिख लो। हाँ, वही हम कह रहे कि तुक्का भिड़ाओ, कोई तो भिड़ ही जाएगा कि भिड़ा नहीं तो की बात है। इनका 3 साल होता है बेटा। वो चाहे आदमी बढ़ा भी सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, वो निर्धारित करे। राष्ट्रपति के ऊपर है। हाँ, उसके ऊपर है वो। प्रसाद पर्यंत। हाँ, नहीं, प्रसाद पर्यंत नहीं है, मतलब उसका कार्यकाल का निर्धारण डिसाइड। देखो, राष्ट्रपति कुछ करता होता है तो सरकार डिसाइड करती है। ठीक, आर्टिकल 77 आप लोग पढ़े होंगे, शायद पढ़े ही नहीं होंगे। 77 कहता है कि जितना भी सरकार काम करेगी वह राष्ट्रपति के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। जितना जी मोदी जी जितना काम करेंगे वो सब राष्ट्रपति महोदया जो मुर्मू जी हैं उनके नाम से किया गया माना जाएगा। करेंगे ये, नाम लगेगा उनका। ये आर्टिकल 77 में लिखा है कि भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए गए माने जाएंगे। अरे राष्ट्रपति कुछ ना करेंगे। ना करें। अब घर में जब शादी, सुनो, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है। जैसे तुम्हारे घर में शादी हो, किसी की शादी हो, अब मान लो दादाजी बुढ़े हैं, बैठे हैं, लेकिन कार्ड उन्हीं के नाम से जाएगा। करेंगे कुछ नहीं। वो ऐसे ये भी बड़े हैं, ये भी आपके देश के क्या हैं, पहले नागरिक हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम से माना जाएगा। अब समझ में आया? ये आपके घर के गार्जियन हैं। अब लिखिए आयोग के कार्य। आयोग के कार्य। अब ये काम क्या करें, लिख लीजिए, पॉइंट लिखते फटाफट लिखते चले जाइए। अनुसूचित जातियों के, SC जाति लिख लीजिए,
एससी जातियों के संवैधानिक संरक्षण, एससी जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित, संवैधानिक संरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, सभी मामलों का निरीक्षण करना और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, और उनके क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन, और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, यानी रिव्यू भी करेगा और क्या करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन की रिव्यू करेगा कि यह कोई भी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे सब लोगों ने। अब समझिए, अब इस पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो भी एससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो उनको राइट दिया गया है, उनके राइट का संरक्षण, मतलब उनको वह राइट मिल रहा है कि नहीं, उनका क्या करेगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। यानी और जितनी भी सरकार स्कीम लॉन्च कर रही है, रूल्स नियम बना रही है, उसकी क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन की भी समीक्षा करेगी कि सरकार के इस नीति से इन वर्गों का कितना भला हो रहा है, या और क्या सरकार को करना चाहिए कि जिससे इन वर्गों का क्या हो, भला हो। आई बात समझ में? अगला पॉइंट लिखिए। सर, एक क्वेश्चन था। बोलिए भाई। इसका समीक्षा करना मतलब नीचे समझना। इवैल्यूएशन समझती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में मकान बन रहा है, ठीक है, पापा आपके दिल्ली में रह रहे हैं, पैसा वहां से भेज रहे हैं और आप काम यहाँ देख रही हैं। अगर वो वहां से पूछते हैं बेटा क्या क्या काम हुआ, आप बताएंगे नहीं, पापा भी दीवार खुद गई है, मतलब नींव खुद गई है, दीवार चल रही है, प्लास्टर नहीं हुआ है, छत पड़ गया है, ठीक है, आप क्या करोगे, जांच पड़ताल करोगे। अगर वो कहते हैं कि जल्दी और करो, आप उसके लिए क्या स्टेप लोगे, उसके क्रियान्वयन धीमे काम, वो कहेंगे बड़ा धीमे धीमे काम हो रहा है, मिस्त्री में पैसे कम देती हो क्या, या कहाँ मिस्त्री लेकर के आई हो। समीक्षा का मतलब जो भी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है वह उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक, उसका ये कि इससे कितना बेनिफिट किसको हुआ या कितना बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक। आगे लिखो भाई। अनुसूचित जातियों के, अगला पॉइंट लिखिए, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। जैसे कि कोई अगर एससी कैटेगरी का है, अगर उसको कोई सताता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यह आयोग क्या करता है, मामले को संज्ञान में ले लेता है। आई बात समझ में? ये कहने का मतलब। अगला लिखिए, एससी जातियों के सामाजिक, एससी अब एससी पढ़ा रहे, एससी तो पढ़ाएंगे। एससी जातियों के, यानी कि अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास से संबंधित, सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण, योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना, सामाजिक विकास, क्या लिखे हैं, सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना, मतलब पार्टिसिपेट करना, सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना, परामर्श का मतलब एडवाइस करना, उचित परामर्श देना, ठीक, और
संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी और संघ शासित प्रदेश तथा अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित सर थोड़ा काफी बोल रहे हैं ना, थोड़ा कंसंट्रेट पॉइंट होकर बोलिए थोड़ा जैसे टॉपिक आप सेंटेंस का बोल रहे हैं इतना फास्ट मतलब स्पीड बढ़ा मतलब थोड़ा पॉइंट क्या पूछता है ठीक तो बोल रहे हैं क्या चीज आज जितना फास्ट बोलेंगे आप कवर कर लीजिए। हाँ देखिए हो गया नहीं हो पा रहा सब विकास में उनके विकास क्या बोले प्रदेश तथा अन्य राज्य कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, श्लोक का मतलब मुझे यही नहीं क्लियर है। तुम्हारी हम बात ही सुन रहे हैं। अरे तुम ये कहो कि सर थोड़ा स्लो बोलिए तो बोलो ना, पता नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब अलग है, जो तुम कह रहे हो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम को तुम डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, तो पहले प्रॉब्लम को ये कहो कि सर थोड़ा सा स्लो बोलिए, रुक रुक के थोड़ा बोलिए कि हम लिख लें, ये बोलो यार। पता नहीं क्या परवाह रहे हो, कहाँ तक लिखे हो बताओ। तथा अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। सुपरविजन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन करना। समीक्षा का मतलब रिव्यू करना। लिख लिया ना? कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। अगला पॉइंट लिखिए, इनके संरक्षण के संबंध में, मतलब एससी के संरक्षण के संबंध में, एससी के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन देना। प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन देना। अभी हम समझा रहे हैं, पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, एक एक पॉइंट ही बताते हैं। अगला लिख लीजिए, आवश्यक प्रतिवेदन देना या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन देना। साल भर में भी दे सकता है, पहले भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर पर भी दे सकता है, जरूरत हो पहले भी दे सकता है। प्रतिवेदन मतलब एप्लीकेशन। प्रतिवेदन नहीं समझते हो? एप्लीकेशन में किसी चीज़ की आप प्रार्थना या रिकमेंड करते हो। प्रतिवेदन का मतलब किसी किए गए कार्य का प्रत्युत्तर आप दे रहे हो, उसका समीक्षा करके इवेल्युएट करके अपना रिमार्क आप दे रहे हो। ठीक है, जैसे आपको हमने कोई काम सौंपा, हम कहें इसकी जो है क्या रिपोर्ट है, प्रगति रिपोर्ट क्या है, तो जो आप हमें रिमार्क लिख करके उसे प्रतिवेदन कहेंगे। ठीक है, अपने कार्य का लेखा जो अपने कार्य का लेखा जोखा। आज आप कहीं किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ मांगते हो, छुट्टी मांगते हो या कोई काम कराने के लिए, उसे एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र कहते हैं। नए हो अभी तुम, हमें जानते नहीं हो अभी तुम, जान जाओगे धीरे धीरे। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम पढ़ो। लिखो अगला, एससी जातियों के संरक्षात्मक, लिख लोगे ना? संरक्षात्मक, संरक्षात्मक उपायों, प्रोटेक्शन उपायों के संदर्भ में
केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपायों के संदर्भ मतलब रिफरेंस संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक, इस संबंध में आवश्यक आवश्यक सिफारिशों तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना, एवं लाभ के लिए प्रयास करना। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, खत्म हो जाइए कार्य आयोग का। अगला, यदि राष्ट्रपति आदेश दें, नेक्स्ट पॉइंट, यदि राष्ट्रपति आदेश दें, यदि राष्ट्रपति आदेश दें तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास, हितों के संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास, हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना, से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना, संपन्न करना, किसी अन्य कार्य को संपन्न करना मतलब पूरा करना। अब ये सारे पॉइंट्स का मतलब आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, आगे डालिए हेडिंग, आयोग का प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट, आयोग का प्रतिवेदन हेडिंग डाल लीजिए और सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए जो मैंने लिखवाया है। ठीक, किसी को छोटा तो नहीं भाई? नहीं सर। अच्छा, देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट हमने लिखाया कि राष्ट्रपति आदेश दें तो, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, अगर वो आदेश देते हैं तो एससी और एसटी के सामाजिक आर्थिक हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित किसी भी काम को आयोग करेगा। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई गाइडलाइन देते हैं, कोई आदेश जारी करते हैं तो एससी समाज के चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो या उनसे संबंधित कोई भी मामला हो, चाहे उनके सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित कोई बात हो, उससे संबंधित जो भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य दिया जाएगा वह आयोग क्या करेगा? संपन्न करेगा, पूरा करेगा। क्लियर? इसके अगला वाला पॉइंट क्या बोला था मैंने? एससी जातियों के संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र और राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की, देखिए अगर एससी और एसटी के लिए सरकार कोई कदम उठाती है, कोई भी उनके लिए स्कीम लॉन्च करती है या उनके भले के लिए कोई काम करती है, तो उस सरकार के द्वारा चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन वर्गों के लिए क्या करेगी? जांच करेगी, समीक्षा करेगी कि इस प्रोग्राम का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, या सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया तो इन तक इनको मिल रहा है कि नहीं, या बीच में कहीं रुकावट तो नहीं पैदा हो रही है कि सरकार ने भेजा 1 लाख और मिल रहा है 1 जीरो पीछे से गायब 10,000,
तो ये ऐसा तो नहीं है। इनकी क्या करेगी? समीक्षा करेगी और आवश्यक सरकार को रिकमेंडेशन भी देगी कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इसको क्या करिए, दूर करिए। यही तो है। और आवश्यक सिफारिश देगी कि कैसे इनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। जैसे आजकल सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा भेज देती है। आई बात समझ में? बीच में बिचौलियों का कोई काम नहीं, आपका सब कुछ ठीक है। जैसे पेंशन जो आते हैं, पहले तो समाज कल्याण में पेंशन पैसे मिलते थे, अब क्या है, खाते से लिंक कर दिया, तो जैसे ही पैसा वहाँ से आएगा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये मतलब जो सरकार की स्कीम है, इन बेनिफिशियरी को कैसे बेनिफिट मिले, इसके बारे में रिकमेंडेशन देना। और क्या काम है भाई? तीसरा अगला पॉइंट क्या था भाई इसके पहले वाला? इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों। हाँ, अगर इनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है तो प्रत्येक वर्ष या जब आवश्यक हो तो पहले भी सरकार को क्या करेगी? रिकमेंडेशन देगी कि हाँ ये काम हो रहा है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या प्रॉब्लम है, उससे संबंधित गवर्नमेंट को यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना क्या करेगी? सौंप देगी। अगला क्या है? SC/ST के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना। अगर कभी भी SC के शेड्यूल कास्ट के लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई प्रोग्राम बना रही है, उसमें यह भी आयोग भी क्या होगा, इसके जो अध्यक्ष मेंबर होंगे वो शामिल होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या कर रही है? फील्ड लेवल पे काम कर रही है। इनको क्या समस्या आ रही, इनको ज्ञान है, तो वो क्या करेंगे, उसमें जब नियम बनेगा या कोई रूल्स पॉलिसी सरकार बनाएगी इन वर्गों के लिए, वह अपना क्या करेंगे? रिकमेंडेशन देंगे कि आप इसको नहीं साहब ऐसे कर लीजिए, इसको नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए, तो इन वर्गों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये इसका मतलब है। अब तो कोई पॉइंट रहा नहीं। क्लियर? याल क्लियर? क्लियर। ठीक है भाई। ऑल क्लियर नहीं करती। ऑल क्लियर नहीं। अब लिखिए आयोग का प्रतिवेदन, लिख लीजिए। आयत पढ़ा, आयत। ये तो खत्म तो हो जाने दो, 2-4 पॉइंट है तो क्या छोड़ दें इसको? अरे पढ़ाना है, चाहे इधर का उधर पढ़ लो, इधर का इधर पढ़ लो। भाई मान लो किसी ने IR पढ़ाएंगे, इसको कम कर देंगे, तो उसको बढ़ा देंगे, उसको बढ़ा इसको कम कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कंटिन्यू पढ़ाने की ब्रेक व्रेक भी लेते हो तुम लोग? ब्रेक लिया जाता है। लेते हो? अच्छा बस से थोड़ा सा पढ़ा दें, ये पूरा कर दें। हाँ कोशिश लीजिए, ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा ही बचा है, 10-15 मिनट लगेगा, टॉपिक छोड़ना फिर अच्छा नहीं रहेगा, ये कंप्लीट हो जाने दो। इसी के लिए एक अगला क्लास लेना पड़ेगा। लिखिए आयोग अपनी रिपोर्ट, लिखो बेटा, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट लिख लो, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और आगे भी वह जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट दे सकता है, वह जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट दे सकता है। वार्षिक तो देगा ही देगा, अगर जरूरत पड़े तो 20 में भी दे सकता है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये अपनी रिपोर्ट दे सकता है, जब भी वह जरूरत उचित समझे अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है, जो उसे
राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएं। जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएं। आई बात समझ में? आगे अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखो भाई। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट को भी, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट, किसी आयोग की, हाँ, किसी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। ठीक। अब लिखिए आयोग की शक्तियां। ये रिपोर्ट अन्य राज्य के राज्यपालों के पास भेजने का क्या मतलब है? भाई हर जगह ऐसी जातियां हैं ना, जिस राज्य से संबंधित होगा उस राज्य को दे देंगे। जैसे मैं राज्यपाल हूँ, आप राष्ट्रपति हैं, हाँ। मैं दिया आपको रिपोर्ट, तो आप इस दूसरे राज्य के राज्यपाल ये हैं, तो वही प्रतिवेदन आप उनको देंगे कि ऐसे काम किया, नहीं, ऐसे किया। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। जैसे आप राज्य से संबंधित होगा, राज्यपाल है आपको दे देंगे, इनसे संबंधित इनको दे देंगे, उनको होगा उनको दे देंगे। ऐसे अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है, अलग अलग है, उस हिसाब से। अब लिखिए आयोग की शक्तियां। आयोग का शक्तियां, आयोग, एससी आयोग की शक्तियां, ऐसे लिख लो, एससी आयोग की शक्तियां। लिखो, जब आयोग, लिखिए, जब आयोग, बस 5 मिनट और लगेगा, 7 मिनट। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है, या किसी शिकायत की जांच करता है, या किसी शिकायत की जांच करता है, तो आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो निम्नलिखित है। तो आयोग को दीवानी न्यायालय, ये दीवानी क्या है? दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो निम्नलिखित है। भैया ये मामला तो गड़बड़ हो गया यार। क्रिमिनल ना हो, बाकी सारा दीवानी मामले। अच्छा, दीवानी और फौजदारी जो होती है ना, पागल दीवानिया, अरे वो वाला दीवाना नहीं है भाई। देखो, सर दीवानी क्या होता है ना? हाँ, जमीन और संपत्ति। हाँ, जैसे मामले नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, हालांकि 2 से ज्यादा भी होते हैं। शादी विवाह का मामला, तलाक, फैमिली कोर्ट, ट्रिब्यूनल, न्यायालय कई हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग भी तो हैं। लेकिन मामले को जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं दीवानी मामला। दीवानी का मतलब सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, मकान से संबंधित विवाद, यानी कि मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को सुनवाई होती है। इनके बाप के मरने के बाद किसकी प्रॉपर्टी होगी, एक्सेट्रा। यानी कि धन दौलत, जमीन जायदाद का विवाद होगा तो दीवानी मामला होता है। जब मारपीट, फौजदारी, चोर, डकैती, फोर्जरी, रेप, मर्डर करेंगे उसे कहते हैं फौजदारी, या उसका नाम है सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको फौजदारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फौजदारी भी कहते हैं। इसमें
चोर बेईमानी जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस हैं इसमें आते हैं। तो दीवानी मामलों का यानी दीवानी कोर्ट का उसे क्या होगा, राइट होगा। अब दीवानी राइट क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से दीवानी राइट मिले हुए हैं, तो एक एक पॉइंट करके लिख लीजिए, फिर अभी समझा देते हैं। हाँ वो अलग है, कई बोर्ड है भाई, वो टैक्सेस वाला वहाँ जाता है, रेवेन्यू कोर्ट में जाता है। शादी ब्याह का मामला है, फैमिली कोर्ट में जाता है। वो दीवानी और सत्य न्यायालय से अलग होता है ना। हाँ फैमिली कोर्ट। चलिए लिखिए। एक्चुअल में एक ही जगह लोड ना बढ़े इसलिए इनको बांट दिया गया है। अब से रेवेन्यू कोर्ट होता है वो अलग होता है, तो उसमें रेवेन्यू संबंधित मामले होते हैं। कहीं टैक्स वाला बना दिया गया है वो अलग होता है। सर्विस मैटर के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया गया है वो अलग है, वो खाली सर्विस मैटर देखता है। लेकिन वो भी तो दीवानी न्यायालय में ही आता है, लेकिन उसका पार्ट अलग। हाँ पार्ट अलग अलग कर दिया गया है। अब शादी में किसी की फांसी थोड़ी ना हो। हाँ अरे कोई तलाक उलाक होता है ज़्यादातर। एक बार 2-4 बार दीवानी कोर्ट दौड़ लो तो शादी करने का मन नहीं करेगा तुम लोगों का, जाना नहीं। वहाँ ऐसे ऐसे मामले आते हैं सुन करके दंग हो जाओगे। लेकिन सर फिर भी लोग शादी हंसी हैं? जैसे अब जैसे वहीं देख के पता चलेगा। आप अपना अनुभव शेयर करें। हाँ अनुभव हमारा कोई है ही नहीं है। लिखिए पहला लिखिए, भारत के किसी भी भाग में, लिखो भाई फटाफट लिख लो, भारत के किसी भी भाग से, भारत के किसी भी भाग से, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना, किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर करना। सम्मन लिखो, सम्मन का लीगल भाषा में सम्मन कहते हैं, सिंपल भाषा में नोटिस देना। जैसे आपको हमें बुलाना है, ये मान लीजिए दीवानी कोर्ट है, आपको बुलाना है, इन्फॉर्म करना है, आपको हम क्या देंगे, लेटर इशू करेंगे, उसी को लीगल भाषा में क्या कहते हैं, सम्मन कहते हैं, सिंपल भाषा में नोटिस कहते हैं। सम्मन करना और हाजिर मतलब प्रेजेंट करना, सम्मन करना और हाजिर करना तथा शपथ पत्र पर, शपथ पर उसकी समीक्षा करना, तथा शपथ पर उसकी समीक्षा करना। पर जैसे जो भी कुछ लेंगे लिख करके देंगे, ऐसे फर्जी नहीं हो रही। तो बयान दर्ज हो गया वो दर्ज हो गया, बदलेगा नहीं, ये जान लीजिए। बयान अगर बार बार बदलेंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। हाँ आप पुलिस के सामने दी गई गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, मान्य नहीं होती है। वहाँ चाहे जो गवाही दे दो, अब बाद में वहाँ बयान बदल दो। हाँ बोलो। कोर्ट अगर गलती कर दी तो उसको कार्रवाई कौन करेगी? कोर्ट गलती कर दी कौन कार्रवाई करेगी? भाई हम कहते हैं अगर आपको लगता है कि हमको न्याय नहीं मिला, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में भी नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, यही करेगी। तो लोअर कोर्ट जो अपर कोर्ट बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामले कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। मतलब है कि जजों के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? अच्छा जज के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सर यदि गलती कर दे तो उस पर भी हो सकता है। किस पर हो सकता है? होता है सर, सबका नियम सर होता है। नियम क्या होता है? जज जब कोई फैसला देता है, सुनो आवाज नहीं प्लीज, 1 मिनट इनकी भी बात सुन लो। देखो ऐसा होता है कि जज जब फैसला अगर गलत सुनाता है, तो कहने का मतलब यही है उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं उस फैसले के खिलाफ। लेकिन ये कहिए जज को डिमोशन कर देंगे, ट्रांसफर, ऐसा कुछ नहीं होता है, उन लोगों पर ऐसा ठीक है। हाँ अगर वो करप्शन किया है, पैसा लेके मुकदमा है, आपके पास सबूत है, उसका ऑडियो है, वीडियो है, खाते में ट्रांजैक्शन है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए, साबित कदाचार और इनकैपेसिटी होना चाहिए,
और उसके लिए लोकसभा में पेश करेंगे तो 100, राज्यसभा में 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। और जब स्पीकर या राज्यसभा का सभा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वह कमेटी बना देगा। सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, चीफ जस्टिस, एक हाई कोर्ट का और एक न्यायविद, उन आरोपों की जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर वह दोषी पाता है, सरकार को रिकमेंड कर देगा, स्पीकर को दे देगा, आप सरकार कार्रवाई करें। ठीक, आज तक भारत में किसी जज को हटाया नहीं गया है, ये नोट कर लीजिए। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। ठीक है सर, उसके लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट भी है ना। हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह हमारे देश की अपेक्स बॉडी है। हम इंटरनेशनल कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। जब आप प्रियम्बल पढ़े होंगे, आपको संप्रभुता पढ़ाई गई होगी। सॉवरेनिटी क्या मतलब होता है? सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है? सर, हद एक सीमा, हद एक सीमा होती है। हंसो नहीं, प्लीज डोंट लाफिंग एट एनीवन। देखो, ऐसा होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश या हम भी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत सरकार या भारत, हम किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। हम अपनी आंतरिक पॉलिसीज, मतलब देश में हमारे रूल रेगुलेशन कानून, या हमारी बाह्य पॉलिसीज, हम कहाँ से माल खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम किसी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, या हम किसी के कहने पे नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, हम संप्रभु हैं। जहाँ चाहे अपना माल बेचे, जिस क्षेत्र जिस देश के साथ चाहे संबंध बनाए ना बनाए, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं संप्रभुता। आई बात समझ? चलो भाई, लिखो, जल्दी लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बीच बीच में छेड़ देते हो तुम लोग यार। किसी दस्तावेज को प्रकट करना और पेश करने की अपेक्षा करना। किसी दस्तावेज को प्रकट लिख लेंगे ना, और पेश करने की अपेक्षा करना। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। थर्ड पॉइंट लिखिए, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्रों पर, एफिडेविट, शपथ पत्रों पर साक्ष्य मतलब एविडेंस, साक्ष्य ग्रहण करना। अगला लिखिए, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, किसी न्यायालय या कार्यालय से, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट, किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। कॉपी समझते हैं? कॉपी, प्रति का मतलब कॉपी, की अपेक्षा करना। समझाते हैं क्या मतलब है। अंतिम एक और लिखिए, साक्षियों मतलब गवाही, विटनेस। साक्षियों का मतलब विटनेस, गवाहियों, साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए संबंध निकालना। साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए संबंध निकालना। संबंध निकाला है, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जब किसी विटनेस की या डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन करना हो, जांच पड़ताल करना, उसके लिए सम्मन इशू करना। टू इशू सम्मन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और विटनेसेस। एक लास्ट और पॉइंट लिख लीजिए, ये खत्म हो गया टॉपिक आपका। आप जो लिखिए लास्ट पॉइंट, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, कोई अन्य विषय यानी अदर सब्जेक्ट, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। एनी अदर मैटर हैंड ओवर बाय द लॉ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के द्वारा कोई अन्य मैटर जो इनको सौंपा जाए।
अब इसमें समझ लीजिए पॉइंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। अवधारित करना भाई, हैंड ओवर करना। अब देखो भाई, हैं? क्या हो गया, जो उसमें पॉइंट्स है समझ लो, ये टॉपिक पूरा हो गया आपका SC कंप्लीट। अब देखो एक चीज यहाँ कॉमन है, SC आयोग हो चाहे ST आयोग हो चाहे OBC आयोग हो, तीनों का पावर, तीनों का फंक्शन, तीनों की शक्तियां, तीनों की नियुक्ति का तरीका, ऑल आर इक्वल। एक पढ़िए, तीनों का काम खत्म। 2 का हम PDF दे देंगे, आज भेज देंगे आपको, आप पढ़ लीजिएगा, कोई डिस्कस होगी पूछ लीजिए। नहीं समझे बात हमारी? तीनों का सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस है कि SC के लिए काम करते हैं, ST के लिए, ये OBC के लिए। जैसे 3 DM 3 जिले के हैं, है तो तीनों DM, वही चीज यहाँ पे। इसका एक एक पॉइंट का मतलब समझ लीजिए, फिर खत्म कर दें इसको। देखो भाई, साक्ष्यों और दस्तावेज की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करना। अगर आयोग को लगता है किसी व्यक्ति को बुलाना है, किसी डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करना है, उसके लिए क्या इशू कर देगा, नोटिस, जिसे हम सम्मन कहते हैं। ठीक, अगला है किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। जैसे किसी भी आयोग से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका कहीं बर्थ सर्टिफिकेट गलत है या सही है फॉर एग्जाम्पल, तो यह आयोग लिख देगा आपके पंचायत को या नगर निगम को कि जो इनका प्रमाण पत्र ये लगाए हैं या दिए हैं, इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए कि सही है कि गलत है। तो किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट से क्या कर लेना, कोई भी उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी या उस दस्तावेज को मंगा लेना। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कैमरे लगे हों और कैमरे से रिकॉर्डिंग होती हो, मान लीजिए ये यहाँ आए हैं कि नहीं, सपोज करिए ये आए नहीं कोचिंग और किसी को रास्ते में निपटा दिए और इनके नाम से FIR दर्ज हो गया, और कल को ये कहे नहीं सर पढ़ा रहे थे, हम क्लास में थे, तो ये इस यहाँ के जो रिकॉर्डिंग को, इस आयोग को अधिकार होगा कि रिकॉर्डिंग को मंगवा सकती है। ये हम देखें वीडियो में आए हैं कि नहीं आए हैं, यानी किसी से पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर सकती है, मंगवा सकती है, उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। ठीक, और कोई पॉइंट तो नहीं बचा इसमें? चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। हाँ, साक्ष्यों का शपथ पत्र पर जो भी कहेंगे एफिडेविट में लिख के देंगे, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो ये हो गया आपका SC आयोग, ST OBC आयोग खत्म। 2 का नोट्स दे दिया जाएगा, पढ़ लीजिए। 5-7 मिनट से